हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है 13, चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। इसका MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला वीडियो ये रहा आप लोगों के सामने। तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन करेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द बाल्मर सीरीज। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए फंडा क्या होता है? अगर ट्रांजिशन छोटा होगा, मानना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, अगर ट्रांजिशन छोटा होता है ना तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आती है ना वो आती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ट्रांजिशन इज शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट, ट्रांजिशन इज शॉर्टेस्ट, देन द वेवलेंथ इज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसमें ये वाला फंडा होता है भाई। अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो फिर स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन लेके चलिएगा, अगर आपको स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो फिर लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन लेके चलिएगा। यहां पे सवाल में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस, अगर आपको वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो फिर ट्रांजिशन शुड बी स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर आप लोग को वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो इसके लिए स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। इसके लिए सर ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए? इसके लिए ट्रांजिशन जो है ना वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, देखिए n = 1 है, उसके बाद में सर ये अपने पास में क्या हो जाएगा? n = 2 हो जाएगा। उसके बाद में ये अपने पास में n = 3 आ जाएगा। फिर अपने पास में n = 4 टिल इन्फिनिटी तक का लेके चल देते हैं अपन। ठीक है, ये अपन ने बहुत दूर का मान लिया स्टेट, n = इन्फिनिटी मान लिया। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, वी आर बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द बाल्मर सीरीज। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं सर इस दफा? हम इस दफा बात कर रहे हैं बाल्मर सीरीज की। तो लेमन पे 1 पे गिरना होता है, बाल्मर पे 2 पे गिरना होता है। ठीक है, बाल्मर के लिए 2 पे गिरना होता है। तो 2 पे कहां से गिरेगा? सुनना, 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, 5 से गिर सकता है, टिल इन्फिनिटी से गिर सकता है। ठीक है, जब आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। तो ट्रांजिशन कहां होना चाहिए सर? 3 से 2 होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन इज फ्रॉम स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन इज फ्रॉम स्टेट 3 से लेकर के स्टेट 2 तक आकर के टपकना है। क्या बोला मैंने? अगर आपको स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन चाहिए तो 3 से गिरना पड़ेगा और 2 पे टपकना पड़ेगा। तो 3 से 2 इज द आंसर। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो इसका आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा सर? 3 से लेकर के 2 तक का। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ना एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे जो लिखा हुआ है ना कि ट्रांजिशन अगर छोटा है तो वेवलेंथ यहां पे सबसे ज्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट सर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर आउट हो चुका है। अब जरा इसका यहां पे आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फंडा पूरा क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, पक्का? अब चलते हैं आपको लेकर के इसके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑब्वियसली फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सर जरा ध्यान देते हुए चलेगा, क्या करते हैं ना अपन, एनर्जी आपको अगर किसी भी ऑर्बिट पे निकालनी है तो क्या हो जाएगा? -13.6 अपॉन n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द जनरल फॉर्मूला।
ये हमारे पास में क्या हो जाएगा सर, ये हमारे पास में हो जाएगा इसके रिगार्डिंग जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, यहां पे बोला हुआ है कि कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है फॉर द सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछते हैं ना, तो देखो अगर फर्स्ट पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो पहला एक्साइटेड स्टेट है वो ऑर्बिट नंबर 2 है, इसका जो दूसरा एक्साइटेड स्टेट है वो ऑर्बिट नंबर 3 है। लेकिन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सटीक तरह से, संपूर्ण तरह से कहा जा रहा है कि सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब n = 2। ठीक है, अब उसके करस्पॉन्डिंग क्या एनर्जी होगी, तो सेकंड एनर्जी स्टेट विच मींस n = 2 है। अगर n = 2 है तो यहां पे अपने पास एनर्जी सेकंड वाले स्टेट में क्या हो जाएगा सर, माइनस का 13.6 अपॉन n का स्क्वायर था, मतलब 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे ना तो 3 पॉइंट समथिंग जो अपना आंसर है वो आना चाहिए। तो माइनस 3.54 है मेरे ख्याल से, या 3.4 है बेसिकली, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आय हाय, एक तरफा जानदार शानदार भाई। ऐसे एमसीक्यूज करने के दौरान ना आपके दिमाग में फॉर्मूले भी सेट होते हुए चलते हैं। ठीक है, तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग बिंदास एकदम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकें। ठीक है, हो गया, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने इस इंपॉर्टेंट सी चीज को। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। Which of the following quantities has the same dimension as those of Planck's constant? ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन कोई सा सही होने वाला है इसके अंदर। ठीक है ना, तो Planck's constant से मिलता जुलता या उसी के जैसा बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा, तो पहले अपन को तो Planck's constant का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर Planck's constant E = h न्यू होता है, या h अपॉन मतलब E = h f होता है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल देते हैं, कभी कभी फ्रीक्वेंसी को f लिख देते हैं, चलेगा। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल चलेगा। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग E = h इंटू फ्रीक्वेंसी है, तो h क्या हो जाएगा, E अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, सही चल रहा है। अब E क्या होता है सर, E अपने पास में एनर्जी होती है, तो mL2T-2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी निकलती है सर पर सेकंड के लिहाज से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है सर, पर सेकंड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। ठीक है, तो पर सेकंड मतलब T-1 कर देंगे, तो h यहाँ से कितना हो जाएगा सर, mL2, और यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा सर, T-1 ही बचेगा। ठीक है, तो h अपने पास में क्या आ जाएगा सर, mL2 T-1, mL2, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, T-1। अब अपन एक काम करते हैं, इसी के तर्ज पे एंगुलर मोमेंटम निकालना अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या निकालना स्टार्ट करेंगे सर, एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, mvr। अपन एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना भाई, किसका आंसर मैच कर रहा है। जिसका आंसर मैच कर रहा होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, वो बिल्कुल सटीक होगा भाई। यहाँ पे l कोई लेंथ नहीं है, ध्यान देना इस बात का। यहाँ पर l इज द एंगुलर मोमेंटम। अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा तो मैं आप लोग को याद दिला देता हूँ, लेकिन गलती मत करना किसी भी कंडीशन में। l यहाँ पे कोई लेंथ नहीं कि तुमने लेंथ से लेंथ काट दिया, l इटसेल्फ इज द एंगुलर मोमेंटम। L क्या हो गया है सर, L हो चुका है यहां से एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो बेटा अब जरा फोकस करेंगे। L = क्या होता है अपने पास में, mvr होता है। m का मतलब क्या होता है, मास होता है, तो मास लिख दिया। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर, lt-1 होता है। ठीक है, और रेडियस मतलब एक तरह का लेंथ ही है, तो यहां से एंगुलर मोमेंटम जो है ना mL2T-1 के बराबर आ जाएगा, mL2T-1। और मजे की बात क्या है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला L से ही मैच कर गया। तो देखो भाई, कायदे से इस वाले सवाल का जो आंसर है वो अपन निकालते, तो वैसे ही करके एक बार इसका निकालते, अगर मान लो इसका मैच नहीं करता फिर अगले वाले का निकालते, फिर अगले वाले का निकालते, फिर अगले वाले का निकालते। लेकिन क्या है कि अभी अपनी किस्मत अच्छी, या मैंने ऑप्शन अच्छे से फ्रेम करवाए तुम्हारे लिए। ठीक है, तो तुम्हारा समय ज़्यादा क्या व्यतीत ना हो उसके साथ साथ। तो अपना पहले वाले का आंसर बिल्कुल डन आ चुका है, लेकिन मैं सब बाकियों का भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं कि बाकियों का मैच नहीं करने वाला। ठीक है, इसका तो मैचिंग हो गई, इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला मैचिंग हो गया, लेकिन सबका ऐसा नहीं होने वाला है। कैसे, मैं बताऊँ टॉर्क के लिए क्या होता है सर। टॉर्क बेसिकली ना एनर्जी के बराबर आता है, तो टॉर्क का हो जाएगा mL2T-2, जो कि ऑब्वियसली h से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है सर, उसके बाद एनर्जी आ रहा है। एनर्जी का भी क्या हो जाएगा, एनर्जी का भी हो जाएगा वही mL2T-2, जो कि h के डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, h के डायमेंशनल फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम को अपन p से कहते हैं रिप्रेजेंट, मास इंटू वेलोसिटी होता है mL-T-1, यहाँ पे था mL2T-1।
तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैच जो कर रहा है वो सिर्फ पहला वाला मैच कर रहा है, उस पर टिक लगा करके आगे बढ़ जाइएगा। बोलो हाँ कि ना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी यहां पर नहीं आने वाली, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है सर 1.097 10 टू द पावर 7 पर मीटर। तो यहाँ पे 1.097 10 टू द पावर 7 पर मीटर वाला ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठ जाएगा, ठीक है। ओके सर, 1.097 10 टू द पावर 7 पर मीटर। भाई इस पे मत जाना, ये सिर्फ मीटर है, इसका यूनिट असलियत में क्या होता है सर? पर मीटर होता है, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने कहां पे देख के रखा है, देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है ना, तो उस वाले केस में जो एमिट करता है वो रेडिएशंस, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर, कहाँ पे आकर के गिरा? -1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर, कि कहाँ से गिर रहा है सर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन अगर लेमन सीरीज की बात करें, तो लेमन में गिरना होता है फाइनल, मतलब 1 पे गिरना होता है, तो एन एफ की वैल्यू फिक्स हो चुकी है 1। लेकिन कहाँ से गिर सकता है? अगर 1 पे गिरना है ना, तो 2 से गिर सकता है, 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, 5 से गिर सकता है, टिल इंफिनिटी से गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही पैशन सीरीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पैशन में फाइनल स्टेट नंबर क्या होगा सर? 3 होगा। अब 3 पे तो गिरना है, तो कहां से गिर सकता है सर? 4 से गिर सकता है, 5 से गिर सकता है, 6 से गिर सकता है, 7 से गिर सकता है, 8 से गिर सकता है, टिल इंफिनिटी से गिर सकता है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? बिल्कुल। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको स्पेक्ट्रल सीरीज में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रॉपर फॉर्मूला करवा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि पहली दफा इसको अपन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। द डायमीटर ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑफ द ऑर्डर इन 10 टू द पावर -10 मीटर इज, ठीक है। तो डायमीटर बेसिकली क्या होगा? अब मेरी बात सुनते हुए चलना, क्या होता है ना, जब आप रेडियस का फॉर्मूला निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आता है 0.5 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर अपॉन z। तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, तो वो कौन सा ऑर्बिट में होगा सर? फर्स्ट वाले ऑर्बिट में होगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है सर? 1 होता है, तो z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस मच मीटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इट इज जस्ट 0.5, इट इज व्हाट? इट इज जस्ट 0.5। तो उसका जो सटीक आंसर होगा ना सर, 0.5 इज गोइंग टू बी द सटीक आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। इसका हम लोग प्रॉपर डेरिवेशन भी कर चुके थे, आपको बता चुका था डेरिवेशन कैसे करना होता है इसका। भाई पहले तो आप करोगे mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 ठीक है। इस वाली इक्वेशन को देखते हुए आपको बस v की इक्वेशन निकालनी है, दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, प्रॉपर करवा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। इसको फॉलो करते हुए भी फिर आपको सर v की इक्वेशन निकालनी है, सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी की, सेकेंड इक्वेशन भी वेलोसिटी की, और दोनों को आप इक्वेट कर दीजिएगा। जैसा आप इसको इक्वेट करेंगे देन व्हाट यू गेट इज द रेडियस ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? रेडियस के रिलेशन में यू विल नॉट गेट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी के रिलेशन में यू आर नॉट गोइंग टू गेट रेडियस, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, उम्दा तरह से क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात अपने को यहां तक नहीं आ रही है, ठीक है। हो गया, पक्का आ गया पूरा समझ में सर? बिल्कुल आ चुका है समझ में। ये पांचवा क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ ऑर्बिट्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, अपन पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, मैंने सिखाया था। अब देखो यार, ग्राउंड स्टेट क्या होगा सर? n इज इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट क्या होगा सर? n इज इक्वल टू 1। अब अगर अपन बात कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर देखो 1 पे था ग्राउंड स्टेट, अगर वहां से एक दफा भी एक्साइट हुआ तो वो कहां पहुंच जाएगा? ऑर्बिट नंबर 2 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। जब ऑर्बिट नंबर 2 पर पहुंच गया तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पे अपन निकालते हैं रेडियस, ठीक है। तो रेडियस अपन निकाल रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, तो 0.5 10 टू द पावर -10 n का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 0.5 10 टू द पावर -10, उसके बाद अपन यहाँ पे लपेट देंगे n का स्क्वायर, और n अपने पास में क्या हो जाएगा सर? n अपने पास में हो जाएगा 2 के बराबर। क्या ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में पूरा क्लियर है?
चले फिर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, सब पूरा क्लियर हो चुका है। n इज इक्वल टू 2 था ना, तो 2 का अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन बात करते हैं फॉर ग्राउंड स्टेट, दूसरा वाला कि अपने पास में ग्राउंड स्टेट की बात करनी है अपने को। तो यहाँ पे अपन शुरू करते हैं ग्रीन कलर से ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई, ये ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन से ही लिखा है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट नाउ, ठीक है। तो सर ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 1 के बराबर, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट आर सबस्क्रिप्ट जी कर देता हूं, तो 0.5 10 टू द पावर -10, उसके बाद में क्या होता है सर, n का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है, तो 0.5 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -10, और ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2। अब बस क्या करना है सर, यहाँ पे आपको जो रेशियो पूछा हुआ था, तो रेशियो निकालने के लिए सिर्फ बस अब कुछ नहीं करना है, डिवाइड करें दोनों को पकड़ करके, ठीक है। तो अपन डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को। सवाल के अनुसार अगर अपन चलें, ठीक है, सवाल के अगर अपन अनुसार चले तो सवाल में क्या बोल के रखा हुआ सर यहाँ पे कि रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो पहले है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और उसके बाद दूसरा वाला क्या है सर, ग्राउंड स्टेट। सही ऑर्डर में निकाला अपन इक्वेशंस को, तो डिवाइड करते हैं। जैसे अपन इसको डिवाइड करेंगे, आ गया अपना आंसर R1/Rg, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था ये, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट था, इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो गया था सर, 2 के बराबर हो गया था, ठीक है। उसके बाद इसको अपन ने ग्राउंड वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे अपन डिवाइड करेंगे, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा सर, 4:1। अपना आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर इज 4:1 के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा अपने पास में ऑप्शन ए। इस पे एब्सोल्युटली टिक लगा दीजिएगा। छठवां क्वेश्चन बिल्कुल डन हो चुका है और अब आपको लेकर के चलने वाले हैं इसके 7th वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज पूरी बैठ रही है सही से? यस सर, बिल्कुल बैठ रही है, उम्दा तरह से बैठ रही है, ठीक है। दिस इज ऑल डन फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन to the 7th question. Which of the following is the correct nuclear density? Which of the following is the correct nuclear density? ठीक है, अब जरा गौर करना क्या होता है ना, देखो अगर आपको डेंसिटी निकालनी है न्यूक्लियस की, तो डेंसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है सर, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं न्यूक्लियस की, तो मास किसका होगा सर, न्यूक्लियस का होगा। अगर आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं न्यूक्लियस की, तो मास किसका होगा सर, न्यूक्लियस का होगा। वॉल्यूम लिख दिया मैंने गलती से। डेंसिटी निकाल रहे हैं न्यूक्लियस की, तो मास भी किसका होगा, न्यूक्लियस का होगा सर, और वॉल्यूम भी किसका होगा सर, न्यूक्लियस का, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा अच्छे से, देखिए भाई न्यूक्लियस का मास कितना होगा, देखो एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है सर, स्मॉल m। एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है, स्मॉल m। अब किसी भी गिवन न्यूक्लियस में अपने पास में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे सर, इन टोटल a नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की मौजूदगी होती है, ठीक है। अगर एक न्यूक्लियॉन का मास छोटा वाला m है, तो टोटल a नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मास कितना हो जाएगा सर, m इंटू a के बराबर, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आते हैं न्यूक्लियस के वॉल्यूम के ऊपर। अब यार वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो अपन ने इसको लिखा है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। नाउ अब आपको समझना पड़ेगा साइज ऑफ द न्यूक्लियस के डेरिवेशन के अंतर्गत हम लोग रेडियस से वाकिफ हो चुके थे, और रेडियस का एक फॉर्मूला निकला था विथ रिस्पेक्ट टू द मास नंबर विच वाज r इज इक्वल्स टू r नॉट, a टू द पावर कितना हो चुका है सर, 1/3। r इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, r नॉट, और a टू द पावर क्या हो जाएगा सर, 1/3। अब जरा इसी को अपन खेलना शुरू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, उसके बाद मास नंबर इज इक्वल्स टू 4 पाई, उसके बाद फिर अपन करेंगे r का क्यूब, ठीक है। r अपने पास में ये आ चुका है, इसका अपन क्यूब करेंगे तो r नॉट का क्यूब हो जाएगा पहली फुर्सत में, क्या हो जाएगा, r नॉट का क्यूब हो जाएगा। a की पावर 1/3 था, इसका अपन ने क्यूब करा तो सिर्फ और सिर्फ a आने वाला है। a की पावर 1/3 था, इसका अपन ने क्यूब करा, सिर्फ और सिर्फ a आने वाला है। a से a यहाँ पे जाएगा कट। उसके बाद में जो डेंसिटी जो होगी ना, वो अपने पास में क्या बचेगी, 3m 4 पाई
आर नॉट का क्यूब। क्या बोला मैंने? 3m/4 पाई आर नॉट का क्यूब। अब ये सारी की सारी वैल्यूज अपन लोग जानते हैं, ठीक है, इन सारी की सारी वैल्यूज हम लोग बाकायदा वाकिफ रहते हैं। इसमें m का मतलब क्या होता है सर? इस m का मतलब होता है मास ऑफ वन न्यूक्लियन। क्या बोला मैंने? m का मतलब क्या होगा सर? मास ऑफ वन न्यूक्लियन। और एक न्यूक्लियन का मास क्या होगा? जरा गौर करते हुए चलेगा। एक न्यूक्लियन या तो वो न्यूट्रॉन हो सकता है या तो वो प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक न्यूक्लियन का मास कितना हो जाएगा सर? 1.67 10 टू दी पावर माइनस का 27, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.67 10 टू दी पावर माइनस का 27। उसके बाद 4 था, फिर पाई था, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे सर? आर नॉट का अपन क्यूब करने वाले। आर नॉट का मतलब क्या होता है सर? एम्पिरिकल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.2 फर्मी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है सर? 1.2 फर्मी इसकी वैल्यू होती है। इसका अपन क्यूब कर देंगे और जैसे अपन इसको फर्दर सॉल्विंग करते हैं ना, तो अपना जो आंसर आता है वो आता है 2.29 10 टू दी पावर 17। कई जगह आपको ये 2.3 के टर्म्स में भी नजर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला फंडा अप्लाई कर लो, 2.3 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा सर? 2.29। यहाँ पे तो ऑप्शन में लिखा हुआ है ना 2.29, अप्रोक्सीमेट कर दोगे तो फिर 2.3 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, लेकिन मैं तो क्या बोलता हूं ना कि इसको ना तुम कैलकुलेट करने के पीछे मत भागना, बिकॉज द थिंग इज दिस कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज अ वेरी फेमस वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू कई दफा आपको सटीक तरह सीधे ही पूछ ली जाती है, जैसे कि यहाँ पे पूछ ली गई थी, ठीक है। तो इस बात का आप खास क्या लगेगा, इसको याद कर लो तो बेटर रहेगा। क्या बोलते हो? इसको याद कर लोगे तो बेटर रहेगा ना। तो 2.29 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, SI यूनिट में गेम चलेगा, SI यूनिट में गेम चलेगा, ठीक है। तो 2.29 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द डेंसिटी का वैल्यू, ठीक है। ओके सर, डन डन हो चुका है। अब आते हैं अपन इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। इफ n इज इक्वल टू n0 अपॉन e देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए बहुत एक सिंपल सी बात होती है भाई, जरा सुनते हुए चलना। क्या करना पड़ेगा अपन को इसमें? n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t होता है। अगर ऐसा हो जाता है कि डिके कांस्टेंट इज 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा हो चुका है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो n इज इक्वल्स टू क्या बचेगा सर? n0 ओवर e बचेगा। क्या बचेगा सर? n0 ओवर e बचेगा। तो n0 ओवर e तब आएगा जब डिके कांस्टेंट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ द इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस टाइम, ये गलत हो गया। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस टाइम स्क्वायर, गलत हो गया। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंस्टेंटेनियस टाइम, ये वाला जो है ना ये रहेगा बिल्कुल सटीक आंसर। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब ये वाला सवाल होता है अपना एकदम डन। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन रेडियम का न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा आप गौर करते हुए चलेगा, हमारे पास में जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो ऐसा होता है AXZ, ठीक है। A यहाँ पे क्या होता है सर? A यहाँ पे होता है मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद जेड का मतलब क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब क्या होता है सर? जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमारे पास में क्या होता है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर में। अब अपन निकालने वाले हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बस a माइनस जेड करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे a माइनस जेड करोगे ना, देन व्हाट यू गेट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देन व्हाट यू गेट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सेम फंडा अपन अप्लाई करते हैं फॉर रेडियम, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। यहाँ पे रेडियम के बारे में क्या चीज गिवन है? इसका जो मास नंबर है वो है 236। आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए यू विल हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके सर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जाना पड़ेगा किसके? एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जहां तक बात है तो रेडियम के लिए Z है,
जो कि आ जाएगा अपने पास में 88 के बराबर, ठीक है। 88 वाले अपने पास में भाई लगत में 3 ऑप्शन है, तो 88 तो है, मतलब हाँ ठीक है, तो अपने पास नन ऑफ द अबव तो नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए, दैट डिपेंड्स की मास नंबर क्या आता है, ठीक है। अब उसके बाद अच्छा न्यूट्रॉन्स पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल डन फॉर यू। अब पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप क्या करोगे, सिखाया था मैंने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मास नंबर, सर 236 इज द मास नंबर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, सर 88 इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब इतनी सी बात पूरी क्लियर है कि आप लोग के दिमाग में, यस सर, ये वाली बात पूरी क्लियर हो चुकी है अपने दिमाग में। तो 236 माइनस अपन करेंगे 88, तो एक काम करो 136 और प्लस कर दो इसमें 12, तो 136 प्लस 12 इज 148, तो 148 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड 88 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इज एज सिंपल एज दैट। 148 वाला आंसर देख लो भाई, ऑप्शन बी जो है ना वो बिल्कुल सटीक तरह से मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ना सर, ऑप्शन बी जो है ना सर, वो एकदम सटीक तरह से मैच कर गया है। तो 9th वाले क्वेश्चन का जो एकदम सटीक आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस पे आप टिक लगा लीजिए, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके ठीक सटीक अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, डन 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 डन, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, द मास डिफेक्ट इज ऑलवेज। अच्छा भैया, मास डिफेक्ट क्या होता है, अब जरा गौर करते हुए चलना। हुआ क्या था ना, जैसे हमने, अगर हमें किसी न्यूक्लियस का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियॉन्स का मास निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक रफ डेटा है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर रफ डेटा का उपयोग कर रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स इवैल्यूएट करने के बाद ना अपने पास में 25 ग्राम्स के बराबर आता है, ठीक है। वैसे कायदे की बात तो ये है सर कि AMU के बराबर आता है, ठीक है। कायदे की बात क्या है सर, AMU के बराबर आता है, लेकिन अपन इसको 25 ग्राम्स के बराबर मान करके रख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, मास अब निकाल लेते हैं अपन सारे के सारे न्यूट्रॉन्स का। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन ने निकाला, 27 ग्राम आ गया। अब इसी के दम पे अगर अपन निकालते हैं ना मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, एस्टिमेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस, तो भाई मास ऑफ न्यूक्लियस अपने हिसाब से क्या होगा सर, प्रोटॉन्स का मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास। तो प्रोटॉन्स का मास था 25, न्यूट्रॉन्स का मास था 27, जोड़ जाड़ के देखेंगे तो 52 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है, 52 ग्राम। ये अपने पास में कायदे से मास ऑफ द न्यूक्लियस होना चाहिए। लेकिन होता क्या है ना, इवेंचुअली जब भी आप किसी न्यूक्लियस का मास देखोगे ना तो उसके एस्टिमेटेड मास से हमेशा कम आता है, ठीक है। इसका किसी भी न्यूक्लियस का जो एस्टिमेटेड मास है, मास कैसे आप एस्टिमेट करोगे, सारे के सारे प्रोटॉन्स का मास, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स का मास, उसको आप जोड़ दोगे, वो अपने पास क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड मास। तो एस्टिमेटेड मास अपने पास में कितना आ गया, 52 ग्राम्स आ गया। लेकिन जब आप फाइनल मास किसी भी न्यूक्लियस का इवैल्यूएट करते हो ना, तो वो हमेशा एस्टिमेटेड मास से उसकी वैल्यू कम आती है। क्या बोला मैंने, हमेशा एस्टिमेटेड मास से उसकी वैल्यू जो है ना वो कम आने वाली है। तो भाई अब मेरी बात सुनना, ऑब्जर्व्ड मास बहुत बड़ा हो गया, तो ऑब्जर्व्ड फाइनल मास कितना होता है। तो एग्जाम्पल है, मैं बता चुका हूं कि रफ डेटा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्जर्व्ड फाइनल मास जो है ना 52 ग्राम से कम आएगा, मान लो 50 ग्राम्स आ गया, तो सर ये कुछ मास गायब हो रहा है, बिल्कुल कुछ मास गायब हो रहा है। और ये जो मास गायब हो रहा है ना, इसी को कहा जाता है मास डिफेक्ट, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, हियर ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा जो आपका ऑब्जर्व्ड मास होगा ना वो कैलकुलेटेड मास से कम होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जो ऑब्जर्व्ड मास है, ऑलवेज रिमेंबर कि जो ऑब्जर्व्ड मास है दिस इज लेस देन द एस्टिमेटेड मास, ठीक है। जो ऑब्जर्व्ड मास है ना वो हमेशा एस्टिमेटेड मास से कम होगा। इसका मतलब लगा था हमें कि सर 52 ग्राम्स होना चाहिए था, बट इवेंचुअली आया कितना, 50 ग्राम्स आया, मतलब कुछ मास गायब हो गया। और जो भी मास गायब हुआ है ना वही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है इन अकॉर्डेंस विद आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कभी भी कोई भी मास, क्या बोला मैंने, जब भी कभी भी कोई भी मास अगर गायब होता है, जब भी कभी भी कोई भी मास अगर गायब होता है तो वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ई में
में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो जो एनर्जी यहां पे जो मास गायब हो रहा है ना, उसको बोलेंगे अपन मास डिफेक्ट, और वो जो मास गायब हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया है सर, वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और इसी एनर्जी के साथ में न्यूक्लियस जो है वो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को तरीके से बांध करके रखता है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो पहली बात तो क्या, मास गायब होगा सर। ठीक है, अब जो मास का डिफेक्ट है, जरा सुनना मेरी बात को अच्छे से। मास का डिफेक्ट अपन कैसे निकालते हैं सर? मास का डिफेक्ट हमेशा ऐसे निकलता है कि एस्टिमेट आपने कितना करा मास, तो जो भी आपने मास को एस्टिमेट करा है ना, उसमें से ऑब्जर्व्ड मास को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, एस्टिमेटेड मास में से हमेशा ऑब्जर्व्ड मास को आप गायब कर दीजिएगा। ठीक है, अब अपने पास में एस्टिमेटेड मास कितना है, तो पहली बात तो मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा एम। अपने पास में एस्टिमेटेड मास कितना है, तो सर एस्टिमेटेड मास का ऐसा फंडा होता है, एक प्रोटॉन का मास कितना है, एम सबस्क्रिप्ट पी। अपने पास में कितने प्रोटॉन थे सर, z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, m सबस्क्रिप्ट n। अपने पास में कितने न्यूट्रॉन्स थे सर, a माइनस z। ठीक है, तो दिस इज द एस्टिमेटेड मास। अब उसमें से आप क्या माइनस करने वाले हो, ऑब्जर्व्ड मास जो भी होगा वो m के बराबर होगा। मैंने पहले से बता दिया आप लोग को कि ऑब्जर्व्ड मास हमेशा छोटा होता है और एस्टिमेटेड मास हमेशा जो है ना बड़ा होता है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड मास बड़ा था, ऑब्जर्व्ड मास छोटा था, 52 ग्राम्स माइनस 50 ग्राम्स तो प्लस। ठीक है, तो देयरफॉर डेल्टा m is positive always, डेल्टा m is positive always। ठीक है, क्या तुम्हें ये वाली पूरी बात याद है? एक बार मुझे यहां तक का आप कंफर्मेशन दे दीजिएगा कि क्या आप लोग को ये वाली बात अच्छे से बेहतरीन तरह से समझ में आ गई है क्या? अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया। तो मास डिफेक्ट जो है ना हमारे पास में वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मास डिफेक्ट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है। तो देयरफॉर इसी के दम पे हम बोल देंगे कि मास डिफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव सर। मास डिफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ए वाले पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाइएगा, अगले वाले वीडियो पे कूद जाइएगा। ठीक है, इस पे आप जरा टिक लगा लीजिए। ये था अपने पास में एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया पूरा फंडा? यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका ना, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। बस फिर इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि सच में इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।